शुरू करती हूँ, लेकिन यूनिट 2 को शुरू करने से पहले जो 3 चीज़ें रह गई थी यूनिट 1 की वो कर लेते हैं। तो 3 चीज़ें ये रह गई थी कि एक्सॉर रह गया था, वंस कॉम्प्लीमेंट रह गया था और लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट रह गया था। ये 3 ऑपरेटर्स रह गए थे, तो इनको फटाफट से पढ़ेंगे। अब देखो एक्सॉर क्या था। एक्सॉर एक बिटवाइज ऑपरेटर है। इसकी ट्रुथ टेबल देख लेंगे, बस काम ख़त्म हो जाएगा इसका भी। ठीक है, एक्सॉर एक बिटवाइज ऑपरेटर है जो बिट्स पे काम करता है, यानी सिर्फ 0 और 1 पे काम करेगा ये। ठीक है, तो एक्सॉर का काम क्या होता है, जब इसके इनपुट्स जो होते हैं, ठीक है, सिंपल सा ये काम कैसा करता है वो देखते हैं। चलो ठीक, तो एक्सॉर पढ़ेंगे, जो इसका फुल फॉर्म होता है बिट वाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। ठीक, इसका शक्ल ऐसा होता है, दिस इज इट्स शक्ल, है ना, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, इसकी ट्रुथ टेबल बनाती हूँ। से ऐसे ऐसे बन गया। एक्सॉर में क्या होता है, अगर डिफरेंट बिट्स हैं, डिफरेंट हम इनपुट्स दे रहे हैं, तब उसमें आंसर 1 आता है। बट जैसे ही बिट्स सेम हो जाती हैं, उसका आंसर 0 आने लगता है। यानी कि मैं इस बार डिफरेंट दे रही हूँ, एक बार 1 दिया और दूसरी बार डिफरेंट करके 0 दिया, तो अगर इनपुट में मैंने 1 एंड 0 दिया है तब इसका आंसर 1 आएगा, क्योंकि बिट्स डिफरेंट हैं, एक 1 है एक 0 है। ठीक, नेक्स्ट टाइम मेरा मन किया कि मैं 1 एंड 1 दूंगी। अब देखो बिट्स सेम होगी, जैसे ही एक्सॉर में बिट्स सेम होती हैं आंसर 0 आता है। ठीक, अब मेरा मन किया है कि नहीं, अब मैं 0 एंड 1 इनपुट दूंगी। देखो बिट्स डिफरेंट हैं, जैसे ही बिट्स डिफरेंट होंगी आंसर 1 आएगा। ठीक, अब मेरा मन किया चलो 0 0 देती हूँ। अब देखो बिट्स सेम हो गई, 0 0, दोनों सेम हो गई, इसीलिए इसका आंसर 0। क्यों? क्योंकि बिट्स सेम होने पर इसका आंसर हमेशा 0 आता है, और जब तक बिट्स डिफरेंट नहीं हो जाती तब तक 1 आता है। मतलब जब बिट्स डिफरेंट होंगी तब 1 आएगा, और बिट्स अगर सेम हो गई तो 0 आएगा। बिट्स सेम तो 0 आंसर। ये है एक्सॉर की कहानी। नाउ डन। अब एक्सॉर हो गया था। नाउ इट कम्स कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। ये भी कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर भी बिट्स पे काम करता है। ये बिट्स को चेंज कर देता है, मतलब 0 को 1 बना देगा और 1 को 0 बना देगा। ठीक, तो इसका सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। अब पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर। कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर की शक्ल ऐसी होती है। ठीक है, इसका क्वेश्चन कैसे दिया जाएगा, मतलब एग्जांपल चलो देखते हैं डायरेक्टली। ये मान लो दिया है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, 1 0 0 1 0 1, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका आंसर होता है जितने बिट्स हैं उनको एक्सचेंज करके दे दो, यानी कि 1 को ये 0 बना देगा, यानी इसका आंसर यहाँ लिखूँगी। 1 को 0 बना दिया इसने, देन 0 को 1 बना देगा, देन फिर से 0 को 1 बना देगा, देन इस वाले 1 को 0 बना देगा, इस वाले 0 को 1 बना देगा, इस वाले 1 को 0 बना देगा। मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ये होता है। 1 को 0 बना देगा, 0 को 1, 0 को 1, फिर 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0। तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का इतना ही काम होता है कि ये बिट्स को एक्सचेंज करके हमें आंसर दे देता है। ठीक, दिस वॉज कॉम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्या था। कुछ रहा जा रहा था, इसको पहले क्लियर कर लेंगे, देन यूनिट 2 पढ़ेंगे। नाउ कम्स लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इनको जो कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं। दीज आर कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो ये भी बिट्स पे काम करते हैं। ये बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट है। तो इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे ऊपर।
सबसे पहले पढ़ते हैं लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट यानी बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट की शक्ल ऐसी होती है, ठीक। ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, ऐसे लिखा रहेगा। और इसका मतलब सिंपल सा फॉर्मूला होता है एक, कि जो भी नंबर लगा है इसमें, ठीक है, जो भी जैसे भी दिया है इसको ऐसे लिखा रहता है। मतलब ये मान लो एग्जाम्पल में ले देखते हैं फटाक से। एग्जाम्पल में लिखा है कि 8 को लेफ्ट शिफ्ट कर दो एक बार, तब इसका आंसर क्या आएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला होता है लेफ्ट शिफ्ट का। लेफ्ट शिफ्ट का ये फॉर्मूला होता है, जो ये यहाँ लिखा है इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 की पावर जो यहाँ पे लिखा है, यानी ये n होता है, इसको n मानते हैं और ये कुछ नहीं, ठीक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 8 इंटू जो भी ये दिया है यहाँ आ जाता है 8 इंटू 2 की पावर n, यही इसका आंसर होगा। तो 8 इंटू 2 की पावर 1 यानी 8 इंटू 2, तो इसका आंसर आ गया 8 टू 16, यानी यहाँ पर 16 इसका आंसर आ गया। ओके, लेफ्ट शिफ्ट का यही मतलब होता है, जो भी हमको नंबर दिया गया है और जो यहाँ पे दिया गया है उसको 2 की पावर में रख के उससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर n 1 था, ठीक है, तो 2 की पावर n रखता है, यानी लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला है जो भी दिया गया है इंटू 2 की पावर n कर दो, ये लेफ्ट शिफ्ट का फॉर्मूला है। और n कहाँ से मिलेगा, उसी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा होता है वो n, ठीक। अब नेक्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इस बार मान लो लिखा है 7 लेफ्ट शिफ्ट कर दो 2, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो मेरे पास फॉर्मूला था कि जो भी यहाँ है वो इंटू 2 लिखते हैं और उसकी पावर n लिखते हैं। n हमको यहाँ से मिलता है, इस बार मेरी n की वैल्यू 2 है, ठीक है। तो अब इसको ही ऐसे बढ़ा के लिखेंगे 7 इंटू 2, 2 की पावर 2, यानी 2 2 ज़ा 4, 7 4 ज़ा 28, यानी इसका आंसर आ गया 28। यानी कि लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है, ये दिए गए हुए नंबर को मल्टीप्लाई करा देता है 2 की पावर n से, और n क्या होता है उसी में यहाँ पे जो दिया गया, दिस n इज दिस, ठीक। सो लेफ्ट शिफ्ट कंप्लीटेड। नाउ राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट पढ़ेंगे। बिटवाइज राइट शिफ्ट, इसकी शक्ल ऐसी होती, देखो लेफ्ट वाले की ऐसी थी, ऐसी थी, वेट, लेफ्ट वाले की कैसी थी, लेफ्ट शिफ्ट ऐसे लिखा जाता है, यानी इधर वाला ये लेफ्ट शिफ्ट है और ये वाला राइट शिफ्ट है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया था, राइट शिफ्ट ऐसे होती है, ठीक ना, ऐसी होती है। लेट मी सी अगेन, नो, ये लेफ्ट शिफ्ट थी, राइट शिफ्ट ऐसी होती है, ठीक, ये राइट शिफ्ट है। तो इसका काम होता है, उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर वही चीज़ डिवाइड में चली जाती है। मतलब जो भी हमको क्वेश्चन, इसका मतलब फॉर्मूला होगा डिवाइड बाई 2 की पावर n, ठीक है, जो भी यहाँ पर डिजिट दी गई होगी, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि 8 को राइट शिफ्ट कर दो 2 टाइम्स, इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो बेसिकली ये जो लिखा होता है इसको ऊपर लिखते हैं 8, फिर नीचे, और 2 तो हमारा फिक्स्ड ही है, 2 की पावर n, ऐसे लिखते हैं। तो ये बराबर हो गया 8 अपॉन, और इस समय मेरी n की वैल्यू क्या है, देखो n हमेशा यहीं दिया जाता है 8 के साइड में, ठीक। तो n की वैल्यू 2 है, यानी 2 की पावर 2, यानी 2 2 ज़ा 4, ठीक। तो 8/4 हो जाएगा,
यानी 4 2 ज़ा 8, यानी इसका आंसर जो है टोटली 2 आएगा। ठीक, समझ गए। ट्वाइस राइट शिफ्ट ये था। नाउ टाइप कन्वर्जन हो गया था। नाउ कम्स यूनिट 2। यूनिट 2 में सबसे पहले पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम, मतलब एक सी प्रोग्राम को लिखने में क्या क्या लगता है। ठीक है, तो वो मैं ऊपर अच्छे से पढ़ाऊँगी। इसमें भी लिखा है, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, बट मैं इसको जब मेरे आ जाएगा एग्ज़ाम में तो अपने तरीके से लिखूँगी। ठीक, लेकिन इसमें भी देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन वो होता है जो हम रन नहीं कराते हैं, मतलब नॉन रनिंग लाइंस जो लिखते हैं, यानी कि जो हम कमेंट्स लिखते हैं वो आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सी प्रोग्राम में, कमेंट्स। ठीक, अभी सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है इसके अंदर। लिंक सेक्शन, यानी कि इसके अंदर हम हेडर फाइल लाते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को लाते हैं लिंक सेक्शन में। ठीक, डेफिनेशन सेक्शन, अगर देखो यूज़र को यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं तो हेडर फाइल के जस्ट नीचे ही हम फंक्शंस को डिफाइन कर देते हैं। ठीक, तो वो वहाँ पे डेफिनेशन सेक्शन है। डिक्लेयर हम कहीं भी कर सकते हैं, मेन के अंदर नहीं करेंगे, या तो मेन के ऊपर कर दें या तो रिटर्न से पहले कर दें, यानी रिटर्न के बाद कर दें। ठीक, यानी मेन सेक्शन से पहले भी डिक्लेरेशन कर सकते हैं फंक्शन का। फिलहाल कहने का मतलब है अगर फंक्शन बनाना है तो हमें डेफिनेशन भी यूज़ करना पड़ता है। ठीक, देन आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन। ग्लोबल डिक्लेरेशन यानी कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स जो बनाते हैं डिफरेंट, वो प्रोग्राम के कंपोनेंट हो गए। देन हम मेन फंक्शन स्टार्ट करके अपनी रियल कोडिंग वहाँ से लिखना शुरू करते हैं, तो वो वहाँ से हो गया यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कि हाँ यस, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को हम डिक्लेयर भी करते हैं। देखो यहाँ पर डिफिनीशन करते हैं और यहाँ पर डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक, ये है सी प्रोग्राम के कंपोनेंट्स। ठीक है, इनको आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन। डॉक्यूमेंटेशन, इन डॉक्यूमेंटेशन वी learn about the comments. We initialize comments in C program by 2 यानी जब हम 2 का यूज़ करते हैं तब हम डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी जो नॉन कोडेबल लाइन्स होती हैं, जो रन नहीं होती हैं, वो बस समझने के लिए लिखी गई होती हैं, वो वाली लाइन्स। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं कमेंट्स, कि हम कमेंट्स कैसे करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक, तो अगर हमें सिंगल लाइन कमेंट करनी होती है, सिंगल लाइन कमेंट यानी ऐसी कमेंट जो एक ही लाइन में टर्मिनेट हो जाती है। अ कमेंट दैट टर्मिनेट्स इन सिंगल लाइन इज कॉल्ड ए सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, उसको लिखने का तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन, 2 और जो भी तुमको यहाँ लिखना है, माई फर्स्ट प्रोग्राम, चलो ये लिखना है। ठीक, तो ये हो गई सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट लिखने के लिए हम सिंपल सा 2 यूज़ करते हैं और अपनी कमेंट लिख देते हैं। ठीक, अब इसी डॉक्यूमेंटेशन यानी कि कमेंट्स में आती है नेक्स्ट मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स आर दोज कमेंट्स विच डज नॉट टर्मिनेट इन वन सिंगल लाइन, दे आर टेकिंग 3-4 लाइन्स, है ना। ऐसे कमेंट्स जो एक ही लाइन में टर्मिनेट ना होकर एक से ज़्यादा लाइन्स में टर्मिनेट हो रही है, उसको कहेंगे मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, और मल्टी लाइन कमेंट्स को लिखने का तरीका होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का तरीका होता है कि यहाँ पे * ऐसे लगाते हैं। वेट, मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने की जो तरीका होती है ऐसी है, एक ऐसे * फिर यहाँ पर * लगाते हैं, देन अपनी लाइंस लिखते जा रहे हैं हम, जो भी हमें कमेंट में लिखना है। ठीक है, सब कुछ लिख डाला, देन उसको एंड करते वक्त फिर से एक *, ये हो गया मल्टी लाइन कमेंट्स। ये मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने का तरीका होता है। ठीक है, नाउ डॉक्यूमेंटेशन डन। अब आता है कि हम अपनी प्रोग्राम को लिखने के लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव खोलते हैं, यानी कि किसी लाइब्रेरी को खोलते हैं ताकि उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर सकें। ठीक, तो वो हम लोग अब यहाँ पर करेंगे, यानी पहले डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि लाइब्रेरी यानी हेडर फाइल। हेडर फाइल को ही
3-4 नाम है उसके हेडर फाइल का। एक नाम हेडर फाइल हो गया, दूसरा इसी को हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। इसी का दूसरा नाम है लाइब्रेरी। यानी कि हेडर फाइल्स ऐसी फाइल्स होती हैं, ऐसा लाइन ऑफ कोड है जिसके थ्रू हम सी के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है। अब सी के अंदर हम कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस जो फंक्शन रखा रहा है वो एक लाइब्रेरी के अंदर रखा होता है, तो उस लाइब्रेरी को सबसे पहले खोलना पड़ेगा, देन जाके हम उसके अंदर के फंक्शंस को यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। इसीलिए हम हेडर फाइल्स का यूज़ करते हैं। हेडर फाइल्स आर यूज्ड for accessing the library for using the functions present inside those libraries, ठीक है। यानी हम लाइब्रेरीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर प्रेजेंट हुए फंक्शंस को एक्सेस कर सकें और अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकें, इसलिए हेडर फाइल्स का यूज़ होता है। तो इसके एग्जांपल्स हैं इंक्लूड stdioh.h, ठीक। दूसरा एक और एग्जांपल है math.ioh था कुछ, math.h है ना, इंक्लूड math.h। ऐसे ही और एक एग्जांपल था इंक्लूड lib.h। देन एक और एग्जांपल है इंक्लूड string.h। यानी ये सारी हेडर फाइल्स हैं, इनके अंदर हमको डिफरेंट फंक्शंस मिलेंगे जिनको हम यूज़ कर पाएंगे। आप देखो इंक्लूड stdioh के कौन से फंक्शंस हैं, printf है, scanf है, प्लस इसी में हम साइज ऑफ नाम का भी एक फंक्शन यूज़ करते हैं। वो फंक्शन हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमने ये हेडर फाइल खोली हो, ठीक है। इसीलिए हेडर फाइल्स का यूज़ आ जाता है। नाउ हेडर फाइल के बाद फंक्शंस, अगर यूज़र डिफाइंड फंक्शंस बनाने हैं तो फंक्शन का जो डिफिनीशन होता है वो इंट से बाहर ही देना पड़ता है। हेडर फाइल के नीचे और इंट मेन से पहले ही हमें फंक्शंस का वो देना पड़ता है, डिफिनीशन कि हमने ये फंक्शन बनाया है, तो डिफिनीशन का वो वहाँ आ जाता है सिस्टम, ठीक है, वो ख़त्म। देन नेक्स्ट हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे किया जाता है, पहले डेटा टाइप होता है, देन वेरिएबल नेम होता है, ठीक, उसके बाद वो डिक्लेयर हो जाता है, मतलब डिफ़ाइन हो जाता है। देन नेक्स्ट हम जब उस वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ कर देते हैं तो वो डिक्लेयर भी हो जाता है, ठीक। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन में आ गया। अब इंट मेन का काम क्या होता है, इंट मेन फंक्शन का काम होता है